आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कार्यालय आदेश और क्या देखा था हम लोगों ने, परिपत्र, ये दो लेटर हम लोगों ने पढ़े थे इसमें पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में जो नेक्स्ट आज हम लोगों का लेक्चर होगा वो उसमें पढ़ेंगे हम लोग कार्यालय ज्ञाप, और एक दूसरा एक पढ़ेंगे और इसमें जो है विज्ञप्ति, और एक ये दो आज हम लोग पढ़ेंगे, कार्यालय ज्ञाप और विज्ञप्ति। तो इसमें जो है, लेकिन इसमें एक चीज़ पहले हम बता दें कि जो कार्यालय ज्ञाप है, ये कार्यालय ज्ञाप जो है पीसीएस मेंस में ये नहीं पूछा जाता है, पीसीएस मेंस में नहीं पूछा जाएगा, बट पीसीएस मेंस में नहीं रहेगा, ये सिर्फ आरओ में आएगा, आरओ के मेंस में। आरओ मेंस में नहीं पूछा जाएगा। तो कार्यालय ज्ञाप हम लोग देख लेते हैं। कार्यालय ज्ञाप में क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए किसी कोई शासकीय नीति या निर्णय के संबंध में कोई सूचना किसी कार्यालय के अधिकारी को या फिर जो है कार्यालय के किसी कर्मचारी को, अथवा इसके अतिरिक्त जो है इसमें कार्यालय ज्ञाप में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि कार्यालय से बाहर किसी व्यक्ति को भी इसके माध्यम से, कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से सूचित किया जा सकता है कोई सूचना। तो इसमें जो है, इसमें क्या कहा जा सकता है कि ऐसा मतलब ऐसा पत्र आलेखन जिसमें किसी शासकीय नीति या निर्णय की सूचना किसी कार्यालय के अधिकारी या किसी दूसरे कार्यालय, अधीनस्थ कार्यालय या अधीनस्थ अधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। और इसमें अलावा क्या हो सकता है, किसी एक तो पहली चीज़ क्या होगी, इसमें सूचना दी जाएगी, सूचना के लिए है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इसमें किसी अधीनस्थ कार्यालय या अधिकारी या कर्मचारी, इसमें और एक विशेष बात क्या है, इसमें एक विशेष बात ये है कि इसमें जो है कार्यालय, कोई सरकारी कार्यालय बाहर के किसी सामान्य व्यक्ति को भी सूचित करने के लिए कार्यालय ज्ञाप का उपयोग कर सकता है। इसमें ये चीज़ें हो गई, ये मेन इसके पॉइंट्स हो गए। अब इसमें हम विशेषताएं अगर इसकी देखें, ये परिभाषा इसी के लिए हम इसमें बना सकते हैं कि शासकीय नीति निर्णय को या अथवा किसी सूचना को किसी अधीनस्थ कार्यालय, अधिकारी या कर्मचारी के लिए कार्यालय ज्ञाप का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी सरकारी कार्यालय द्वारा सामान्य व्यक्ति को भी सूचित करने के लिए कार्यालय ज्ञाप का उपयोग किया जाता है। इसमें विशेषताएं में अगर हम देखें, विशेषताओं में इसकी क्या है, कार्यालय ज्ञाप की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं, तो इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो पहला पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि कार्यालय ज्ञाप जो नियत प्राधिकारी होगा, कार्यालय का नियत प्राधिकारी के कार्यालय का नियत प्राधिकारी जो उसके लिए, जिसके पास उसकी अथॉरिटी होगी, नियत प्राधिकारी प्रेषित करेगा या जारी करेगा, कार्यालय ज्ञाप जारी करेगा। एक तो ये हो जाएगा नियत प्राधिकारी। और कार्यालय आदेश में क्या था कि जो कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उच्चतम अधिकारी, उसके जो है वहाँ से कार्यालय आदेश जारी किया जाता था। इसमें नियत प्राधिकारी जिसको अथॉराइज किया जाएगा वो। और इसमें क्या, जैसे कि सभी पत्रों में होता है, तो उसमें क्या होता है कि औपचारिक शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें भी औपचारिक शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा, औपचारिक शब्दावली।
लेकिन इसमें क्या होगा, प्रेषक प्रेषिती सेवा में और महोदय इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें, इसकी भाषा शैली जो होगी, इसकी शैली जो होगी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। ये भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। और क्या हो सकता है इसमें कार्यालय ज्ञात में, नेक्स्ट विशेषता इसकी क्या है कि चूंकि ये मात्र सूचनात्मक होता है, सूचनात्मक मान, चूंकि यह मात्र सूचनात्मक महत्व का है, सूचनात्मक महत्व का है, इसलिए क्या होगा, यह स्वैच्छिक होगा, इसका अनुपालन स्वैच्छिक होगा। अनुपालन क्या होगा, स्वैच्छिक। होगा। इसलिए क्या होगा, इस जब अनुपालन स्वैच्छिक है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि कार्यालय का नियत प्राधिकारी ही जो है इसको जारी करेगा कार्यालय के आपको। दूसरा चीज क्या है, इसमें औपचारिक शब्दावली, जो औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल तो किया जाए, लेकिन इसमें प्रेषक प्रेषिती और सेवा में महोदय इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है, इसकी शैली जो है, इसकी भाषा शैली जो होगी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा ये भी। और चूंकि यह सूचनात्मक महत्व का है इसलिए इसका अनुपालन स्वैच्छिक होगा। दूसरा क्या होगा, इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तो ये जो है इसकी विशेषताएं हो गई। और इसमें क्या होगा, ये विशेषताएं हो गई। अब इसके प्रारूप को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा। अधिकतर प्रारूप ही पूछा जाता है, या तो फिर कहीं कोई उदाहरण पूछा जाएगा, परिभाषा वगैरह कभी कभी पूछ लेता है। अब इसके प्रारूप को हम लोग देखेंगे। कार्यालय आदेश में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो पहले तो इसमें मार्जिन खींचेंगे, वैसे जो मेंस की कॉपी होगी उसमें मार्जिन ऑलरेडी दिया रहेगा। इस तरह से मार्जिन होगा। और मार्जिन के बीचों बीच में यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, विभाग यहाँ पे लिखा जाएगा, डैश कर देंगे। फिर क्या होगा, अनुभाग और क्या होगा, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा, अनुभाग हो जाएगा। फिर क्या होगा, संख्या, जो कार्यालय चल रही होगी संख्या। और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर कॉमा, फिर स्थान। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये चीज़ बिल्कुल बीचों बीच में होनी चाहिए। और दूसरा, ये जो दिनांक और स्थान का स्पेस थोड़ा सा इधर दिनांक खिसका लेंगे और स्थान जो है थोड़ा सा इधर निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेगा, तो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर बाहर निकाल देंगे ताकि दिखने में थोड़ा सा
अच्छा लगे। और इससे क्या होगा कि एग्जाम पर ये सब सारी चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। दूसरा फिर क्या, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देखिए, एक लाइन का कार्य ज्ञात यहाँ पर लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे इसको। फिर ये लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करें, मान लीजिए यहाँ पर मार्जिन है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा छोड़ के, मार्जिन से बाएं साइड से थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से भी जो है स्पेस थोड़ा सा देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, इसमें जो स्टार्टिंग की जाती है इस तरह से स्टार्टिंग की जाती है कुछ अधो हस्ताक्षरी। इसमें एक चीज़ हम अधो हस्ताक्षरी द्वारा पूर्व पत्र व्यवहार संख्या, पूर्व पत्र व्यवहार दिनांक, दिनांक के बाद एड्रेस लगा देंगे यहाँ पे, के संबंध में सूच्य है फिर पुराने जैसे कि हम लोगों ने लेटर लिखा उसी तरीके से ये डैश 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 लगा के यहाँ पर मान लीजिए यहाँ खत्म हो जा रहा है। फिर जो है नेक्स्ट जो मान लीजिए पैराग्राफ चेंज करना है तो दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर डैश 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 इसी के नीचे से स्टार्ट होगा, दूसरा पैराग्राफ डैश लगाएंगे, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे। फिर क्या होगा, नीचे जो है यहाँ पर जो है जहाँ ख़त्म हुआ है यहाँ पर भौदी लिख के, भौदी, और यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग पहले, हस्ताक्षर डैश डैश डैश। यहाँ थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा लेकिन आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप लोग यहाँ पर इसमें ब्रैकेट में नाम लिखना है, फिर पद, पदनाम। तो इस तरीके से ये होगा। लेकिन इसके अलावा अभी भी थोड़ी चीज़ें बची हैं इसमें, जैसे कि ऊपर यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मिटा देते थोड़ा सा। जहाँ पर ये खत्म हुआ है, जहाँ पर ये भौदी और पद यहाँ पे खत्म हुआ, इसी के सीध में बाएं साइड में यहाँ पर बाएं साइड में क्या लिखना है, जैसे कि जिसको भेजा जाना है, जिसको सूचना दी जानी है उसका नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर उसका नाम रहेगा, यहाँ पर पद रहेगा उसका, या फिर जो विशिष्टता होगी वो रहेगा। और फिर यहाँ पर शासकीय, यहाँ पर क्या होगा, शासकीय पता नहीं लिखते क्योंकि प्राइवेट को भी ये लिखा जाता है, इसलिए पता, ओनली पता यहाँ पर लिखना है और इस तरह से फिर स्टॉप हो जाएगा। ये जहाँ पर ख़त्म होगा उसी के नीचे प्रतिलिपि, प्रतिलिपि भी हम लोगों को लिखना लगाना पड़ेगा। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित, फिर इसमें जो है उसी तरह से जैसे पूर्व पत्रों में हम लोगों ने देखा, प्रतिलिपि मैंने बता ही दिया था इस तरीके से। तो ये जो है, और फिर इसको नीचे मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे जहाँ ये खत्म हुआ है इसी के नीचे जस्ट इधर दाएं साइड में आज्ञा से, जैसे कि पूर्व पत्रों में लिखते आए हैं, आज्ञा से फिर हस्ताक्षर और नाम, पद, इस तरीके से कार्यालय का आपका प्रारूप हम लोग बनाएंगे। ये जो है कार्यालय का आपका प्रारूप हो गया, इसी तरह से बनाना है एकदम। और इसका जो उदाहरण होगा, उदाहरण हम लोगों, इसका उदाहरण जो होगा डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में दे दिया जाएगा। तो प्रारूप ये हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं
कि कार्यालय आदेश जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो इसमें जो है इसमें दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं क्या है। कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में अंतर, कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में अंतर। इधर कार्यालय ज्ञाप देख लेते हैं और इधर कार्यालय आदेश। इसमें जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया था, अभी हमने बताया था कि इसमें कार्यालय ज्ञाप जो होगा वो कार्यालय के नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इसे हम शॉर्ट में बता देते हैं, इसका जो डिटेल होगा वो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। शॉर्ट में हम यहाँ पर जल्दी से बता देते हैं कि कार्यालय ज्ञाप जो होगा वो नियत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन कार्यालय आदेश होगा कार्यालय के उच्चतम अधिकारी द्वारा, कार्यालय के उच्चतम अधिकारी द्वारा, उच्चतम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा कार्यालय आदेश। और ये क्या होगा, कार्यालय ज्ञाप जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होगा वो स्वैच्छिक होगा, अनुपालन इसका स्वैच्छिक होगा, स्वैच्छिक होगा, लेकिन ये आवश्यक अनिवार्यता अनिवार्यता अनुपालनार्थ। एक तो ये हो जाए, दो अंतर ये हो गए। तीसरा क्या होगा, जब स्वैच्छिक है तो इसमें दंड नहीं होगा, लेकिन इसमें दंडनीय है, ये दंडनीय होगा। और क्या होगा, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, सामान्यतः वाद योग्य नहीं है, लेकिन ये कार्यालय आदेश वाद योग्य सामान्यतः तो ये भी नहीं है, लेकिन सिर्फ जैसे कि वाद योग्य तब होगा जब मान लीजिए कि कोई जो उच्चतम अधिकारी है उस कार्यालय के सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई आदेश पारित करता है, कोई कार्यालय आदेश निकालता है जिससे कि कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों का उल्लंघन होता है, तब वो उस कार्यालय के अधिकारी या कर्मचारी न्यायालय जा सकते हैं उस कार्यालय आदेश के विरुद्ध। तो ये वाद योग्य है इस आधार पर, सेवा शर्तों के, यहाँ पर लिख देते हैं सेवा शर्तों के उल्लंघन पर, सेवा शर्तों के उल्लंघन पर। ये क्या होता है कि संचार संप्रेषण के लिए यूज किया जाता है, संचार सूचना संप्रेषण, सूचना संप्रेषण के लिए इसका प्रायः यूज किया जाता है। और इसमें क्या है, ये कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, कार्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन मेंटेन रहे इसलिए कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। और इसमें कार्यालय आदेश में जैसे कि किसी की नियुक्ति होती है या फिर किसी का स्थानांतरण होता है या फिर उसका डिपार्टमेंट चेंज किया जाता है या जो है भाग अनुभाग चेंज किए जाते हैं, तब कार्यालय आदेश के रूप में जो है एक पत्र निकाला जाता है। और क्या होगा इसमें, कार्यालय ज्ञाप जो होगा, कार्यालय ज्ञाप को बेसिकली कार्यालय के जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है अंतर कार्यालय, एक तो जैसे कि कार्यालय से बाहर के व्यक्ति के लिए भी, ये कार्यालय से बाहर के व्यक्ति के लिए भी जारी किया जा सकता है, बाहर के व्यक्ति के लिए भी जारी किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है। दूसरा क्या है, इसको कार्यालय विशेष के लिए, कार्यालय विशेष के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा
कि कार्यालय ज्ञाप जो होता है, तो जैसे कि जो आरटीआई अधिनियम 2005 है हमारा, आरटीआई अधिनियम, आरटीआई आरटीआई एक्ट जो 2005 है, उनके प्रत्यावेदक जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोक सेवा आयोग में कोई सूचना चाह रहा है कि कोई अपना जो मेंस का कॉपी है उसको देखना है, तो आरटीआई फाइल किया अगर किसी ने आयोग में, लोक सेवा आयोग में, तो आयोग जो सूचना देगा उस प्रत्यावेदक को, उस जो आवेदक होगा, तो उसको जो है कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से ही उसको सूचना दी जाएगी। तो ये जिसे कार्यालय के बाहर के व्यक्तियों के लिए भी जारी किया जा सकता है, लेकिन ये कार्यालय आदेश सिर्फ कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर ही लागू होता है। तो ये जो है कुछ इसके डिफरेंसेज हो गए कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप के। तो इसमें जो है ये हम लोगों ने देखा दोनों में अंतर। अब आगे, और कार्यालय ज्ञाप का जो उदाहरण होगा वो आपको दे दिया जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो आपको मिल जाएगा। अब क्या है आगे, हम लोग देखेंगे अधिसूचना या विज्ञप्ति। अधिसूचना या विज्ञप्ति, अधिसूचना या विज्ञप्ति। अब अधिसूचना क्या है, मान लीजिए कोई शासन ने निर्णय लिया, शासन कोई उच्च स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं या फिर कोई नीतियाँ बनती हैं, नीति से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, तो उनको सर्वसाधारण के सूचनार्थ उनको गजट में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। तो इसलिए जो है विज्ञप्तियाँ जारी की जाती हैं और उनको गजट में प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें जो है विज्ञप्तियाँ जो होंगी वो दो प्रकार की होंगी। विज्ञप्ति जो होगी, विज्ञप्ति इसको मतलब जनता की सूचनार्थ, जनता की सूचना के लिए, जनता की नज़र में आ जाए ताकि, इसलिए जो विज्ञप्तियाँ जारी की जाती, नहीं तो वो अवैध मानी जाएगी अगर उस पर कोई ये गजट में इसलिए प्रकाशित करना अनिवार्य होता ताकि सबको इसके बारे में पता चल जाए कि शासन ने क्या निर्णय लिया है, क्या नीतियाँ बन रही हैं इस बारे में। तो विज्ञप्तियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होंगी। विज्ञप्ति एक तो जो होगी वो आपकी एग्जीक्यूटिव होगी, एक तो एग्जीक्यूटिव होगी, ये जो होगी प्रशासनिक कार्य से संबंधित, प्रशासनिक कार्य से संबंधित। दूसरी क्या होगी, स्टैट्यूटरी, इसको बोलते हैं सांविधिक। अब इसमें जो प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव जो होगी प्रशासनिक कार्य, मान लीजिए कोई शासन ने कोई प्रशासनिक कार्य, जो शासन के प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे कि प्रशासनिक कार्य कौन से हो गए, स्थानांतरण हो गया, पदोन्नति हो गई, सस्पेंशन हो गया। सस्पेंशन जैसे कि सस्पेंशन को बोलेंगे हिंदी में निलंबन, निलंबन हो गया, या फिर तो ये जो चीज़ें होती हैं, नियुक्ति हो गई। तो ये जब मतलब ये प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में, तो जिस कार्यालय में स्थानांतरण, पदोन्नति, निलंबन या नियुक्ति जो दी जाती हैं, तो उसका जो कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होगा, उसके स्तर से, कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के स्तर से, सर्वोच्च अधिकारी कहाँ का होगा, कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी। तो कार्यालय के जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसके स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। लेकिन जो स्टैट्यूटरी होती है, सांविधिक विज्ञप्ति जो होगी, इसमें जो है कोई नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जो प्रशासनिक स्तर पर जो नीतिगत जो निर्णय लिए जाएंगे, उनको जो है उनको जो होगा, तो वो जो विज्ञप्ति जारी होंगी, तो वो किस स्तर पर जारी होंगे, सर्वोच्च अधिकारी कौन से हमारे, सर्वोच्च जो कार्यपालिका है हमारी, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके स्तर से
ये विज्ञप्तियाँ जारी होंगी जो सांविधिक होंगी, प्रशासनिक नीति और निर्णय इसमें लिए जाएंगे, तो वो जो होंगी राष्ट्रपति और राज्यपाल के स्तर से विज्ञप्तियाँ जारी होंगी। तो ये दो प्रकार की हमारी विज्ञप्तियाँ हैं। इसमें जो होगा तो इसकी परिभाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं, परिभाषा जो होगी इसकी कि किसी शासकीय नीति या निर्णय, कोई लोक विषय महत्वपूर्ण मामला हो या फिर कोई शासन का ऐसा निर्णय हो कि उसको सब साधारण को सूचना देनी हो, तो विज्ञप्तियाँ जारी की जाएंगी सब साधारण की सूचना, और उनको गजट में भी प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विज्ञप्ति एक बार जारी हो गई, विज्ञप्ति अगर एक बार जारी हो गई तो जारीकर्ता उसके अनुबंधों से बन जाता है। जारीकर्ता जो होगा उसके अनुबंधों से बन जाएगा। जो उसमें बातें लिखी गई होंगी, जो उसमें नियम कानून बनाए गए होंगे, विज्ञप्ति में जो उनका वर्णन होगा उससे वह जारीकर्ता उससे बन जाएगा, तो उसके इतर जो है कार्य नहीं कर सकता। तो विज्ञप्ति जो है आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग में जैसे कोई वैकेंसी आती है या फिर कहीं भी किसी भी आयोग में वैकेंसी आती है, तो उससे पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है। तो नोटिफिकेशन, ये विज्ञप्ति को ही इंग्लिश में नोटिफिकेशन भी बोलते हैं। तो उसमें जो है जो भर्ती प्रक्रिया होगी उससे संबंधित सारे नियम कानूनों को उसमें दर्ज किया जाता है। और जब छात्र या जो आवेदक होंगे कंप्यूटर, वो उस नियम कानूनों को मानकर फॉर्म जब अप्लाई कर देते हैं, तो आवेदक भी जो है उससे विज्ञप्ति के नियम कानूनों से बन जाते हैं। अगर उस स्थिति में अगर कोई भी, चाहे जारीकर्ता हो या फिर आवेदक हो, अगर कोई भी जो है उस विज्ञप्ति का उल्लंघन करता है, तो दूसरा पक्ष जो होगा वो न्यायालय में जा सकता है उसके विरुद्ध, और ये इस प्रकार से वाद योग्य हो जाएगी। इससे पहले साधारणतः ये वाद योग्य नहीं होती, लेकिन जब दोनों पक्ष उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं, उसके बाद कोई भी विज्ञप्ति में वर्णित नियमों को उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर कोई उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष उसके विरुद्ध न्यायालय जा सकता है। तो ये जो है अधिसूचना विज्ञप्ति हो गई। विज्ञप्ति में विशेषताएं क्या क्या होंगी, विशेषताएं इसकी जो होगी, एक तो ये सर्वसाधारण की सूचनार्थ जारी की जाती है। सूचनार्थ जारी की जाती है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये है कि सर्वोच्च अधिकारी के स्तर से, सर्वोच्च अधिकारी के स्तर से जारी की जाती है। सर्वोच्च, और इनका जो संचालन होगा वो एक आयामी होगा, क्योंकि सर्वोच्च अधिकारी जारी करता है और दूसरी साइड से सिर्फ सूचना के लिए होती है, इसलिए उधर से कुछ जो है दोबारा उसका रिप्लाई करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये जो है इनका संचालन एक आयामी होगा। और क्या होगा, भाषा, जैसे इसकी भाषा जो होती है बहुत तकनीकी होती है। तकनीकी माध्यम से, वकीलों के माध्यम से, वकीलों जो कानून के जानकार हैं उनके माध्यम से जो है इसका विज्ञप्ति तैयार की जाती है, ताकि बाद में कोई कानूनों का झमेला न्यायालय में न फंस सके। तो इसमें जो कि इसकी भाषा जो होगी तकनीकी एवं कानूनी होती है। और क्या होगा, एक तो ये प्रायः दंडात्मक नहीं होती है, प्रायः वाद योग्य नहीं है, लेकिन जब दोनों पक्ष विज्ञप्ति पर सहमत हो जाएंगे, दोनों स्वीकृत कर लेंगे, उसके बाद अगर कोई उल्लंघन करता है तो ये वाद योग्य होंगी, वाद योग्य है। इस एक तो ये दूसरा, और क्या हो जाएगा, इसमें सर्वसाधारण की सूचना जारी की जाती हैं, इसकी भाषा, और इसमें क्या होगा कि जो
महोदय या फिर महोदय प्रेषक सेवा में, इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसमें। ये जो है इसकी विशेषताएं हो गई कुछ। और क्या है इसमें, ये इसकी विशेषताएं हैं कुछ। और विज्ञप्तियों को जो है, विज्ञप्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है इसमें। अब हम लोग इसका प्रारूप एक बार देख लेते हैं। प्रारूप कई बार पूछा गया है। विशेषताएं तो इतनी ये सारी थी, और इसकी जो भाषा शैली, इसमें विशेषता में एक छूट गई है। विशेषता इसकी ये होगी, भाषा शैली जो होगी वो अन्य पुरुष शैली में ये भी लिखा जाएगा, तो एक वो नोट कर लीजिएगा, अन्य पुरुष शैली में ये भी लिखा जाएगा। और इसमें जो प्रारूप इसका हम बता देते हैं, प्रारूप इसका देख लेते हैं। प्रारूप वही कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें जो है पहले क्या लिखेंगे, उसमें क्या लिखते थे कार्यालय आदेश में, दोनों तरफ मार्जिन है, बायां और ये दायां। बीच में जो है कार्यालय आदेश में जैसे लिखते थे उसी तरह से विज्ञप्ति में भी होगा। यहाँ पर विभाग डेस करेंगे, फिर अनुभाग, फिर संख्या, फिर यहाँ पर दिनांक लिखते थे। थोड़ा सा जल्दी हम बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो सेम चीज़ें हैं जो बताए हैं, कार्यालय आदेश और इस तरह से। फिर अब जो है यहाँ पर क्या लिखते थे, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञाप, लेकिन यहाँ पर विज्ञप्ति लिख रहे हैं चूँकि हम, तो यहाँ पर विज्ञप्ति डाल देंगे और इस तरह से नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ये भी जरूरी है अंडरलाइन करना। फिर थोड़ा सा स्पेस फिर देंगे और यहाँ से इसकी जो भाषा शैली होगी शुरुआती, तो इस तरह से होगी, एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। अब जो आगे इसकी मुख्य विषय वस्तु होगी उसको जो है हम आगे इस तरह से ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें ये प्रारूप चूंकि हम बना रहे हैं तो यहाँ पर डैश लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ से खत्म हो गया। अगर नेक्स्ट पैरा है तो इसी तरह से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, नंबर 2 डाल के, और ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो इस तरह से ये इसका ये बन गया जाएगा यहाँ पर मुख्य विषय वस्तु। और मुख्य विषय वस्तु के बाद इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि ये सर्वोच्च स्तर से जारी की जाती है अधिसूचना या विज्ञप्ति, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो आज्ञा से लिखा जाएगा। यहाँ पर आज्ञा से, फिर हस्ताक्षर हो जाएगा, डैश डैश, नाम ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पर पद। फिर प्रतिलिपि इसमें जो होगी, प्रतिलिपि जो होगी तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा, नीचे स्पेस नहीं है। उसको लिखने के बाद यहाँ पर जस्ट इसके जो है बाएं साइड में, इसी की जस्ट सीध में नीचे बाएं साइड में यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित। और ये डैश लगाएंगे। फिर क्या होगा, प्रतिलिपि जैसे कि इसमें सभी दैनिक समाचार पत्रों को सूचित, दूसरे नंबर पे कुछ जिसको भी होगा, तो ये जो है यहाँ पर इस तरह से लिखी जाएगी। फिर यहाँ पर आज्ञा से जिसके द्वारा प्रतिलिपियाँ भेजी जाएंगी उसी की आज्ञा से यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा, और डैश, फिर नाम, फिर पद। इस तरीके से ये हमारी अधिसूचना या विज्ञप्ति का प्रारूप हो जाएगा। तो ये जो है प्रारूप इसका बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लें और कंठस्थ कर लें ताकि एग्जाम में
कहीं पर भूलने के चांसेस ना रहें। और इसमें थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ जो हैं बहुत नंबर कम करने में बहुत बड़ा उनका योगदान होता है। कॉमा, मात्रा, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ध्यान रखी जाती है इसमें। तो ये जो है विज्ञप्ति का प्रारूप हो गया। और इसका जो होगा इसका अधिसूचना विज्ञप्ति का उदाहरण जो होगा उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसको उदाहरण, तो उदाहरण यहाँ पे नहीं बताएंगे, उसको उदाहरण उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम लोगों ने इसमें अधिसूचना विज्ञप्ति के बारे में जो है इसमें अधिसूचना या विज्ञप्ति और हम लोगों ने कार्यालय के 2 देखे, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगेगा, 10 मिनट का काम है। अनुस्मारक। अनुस्मारक 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 इसको थोड़ा सा डार्क लिख देते हैं। अनुस्मारक, तो इसमें जो होता है, इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई पत्र किसी को किसी अधिकारी या कर्मचारी या कार्यालय को भेजा गया, लेकिन उस पर जो कार्रवाई की जानी थी वो कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए क्या होता है कि जहाँ से पत्र पहले पूर्व पत्र प्रेषित किया गया है वहीं से जो है अनुस्मारक भेजा जाता है, ताकि जो लंबित कार्रवाई है उस पर जो है उस कार्यालय को, संबंधित कार्यालय को याद दिलाया जा सके कि जो उपयुक्त जो संबंधित कार्यवाही है वो की जा सके, आगे बढ़ाई जा सके, लंबित कार्य जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये याद दिलाने से संबंधित है। अनुस्मारक याद दिलाने से संबंधित है। तो इसमें क्या है, परिभाषा इसकी क्या कह सकते हैं, किसी कार्यालय द्वारा संबंधित किसी अन्य कार्यालय को जहाँ पर कार्रवाई की जानी है उस कार्रवाई के लंबित होने के संबंध में याद दिलाना। तो ये जो होगा, तो इसमें विशेषताएं क्या होंगी इनकी, विशेषताएं विशेषताएं क्या होंगी इनकी। पहला चीज तो ये कि यह जो अनुस्मारक पत्र भेजा जाएगा तो यह उसी कार्यालय से भेजा जाएगा जिससे पूर्व पत्र प्रेषित किया गया था। जो प्रेषण होगा पत्र का वो पूर्व पत्र जहाँ से भेजा गया होगा उसी कार्यालय से अनुस्मारक प्रेषित किया जाएगा। एक तो ये हो गया कि जहाँ से पहले पत्र भेजा गया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, उसी कार्यालय से उस अनुस्मारक प्रेषित किया जाए, ताकि उसको जहाँ पर कार्रवाई लंबित है वहाँ उस कार्यालय, उस अधिकारी को स्मरण दिलाया जा सके कि कार्रवाई की जानी चाहिए उस पर। दूसरा क्या है कि जो प्रेषिती कार्यालय होगा वो पूर्व पत्र जहाँ पर भेजा गया था वही कार्यालय होगा। प्रेषिती कार्यालय पूर्व पत्र वाला प्रेषिती कार्यालय होगा, पूर्व पत्र कार्यालय होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, पहला मैंने क्या बताया कि पत्र जहाँ से भेजा जाना है, अनुस्मारक पत्र जहाँ से भेजा जाना है, तो पहले अगर जहाँ से पत्र व्यवहार हुआ था तो उसी जिससे भेजा गया था उसी से अनुस्मारक भेजा गया। लेकिन जहाँ पर प्रेषिती क्या होगा कि
जिस कार्यालय को पत्र भेजा गया था वहाँ उसी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा कि इसकी जो अनुस्मारक की शैली होगी, भाषा शैली, इसकी कोई अपनी भाषा शैली नहीं है, लेकिन ये जिस प्रारूप में भेजा जाता है उसी की भाषा शैली ग्रहण कर लेता है। जैसे कि अनुस्मारक शासकीय पत्र के लिए भी भेजा जाता है, मान लीजिए कोई शासकीय पत्र पहले भेजा गया था, उसका अनुस्मारक भेजा जाना है, तो उसको शासकीय पत्र की भाषा में, भाषा शैली ही में ही अनुस्मारक भेजा जाएगा। अर्ध शासकीय पत्र की भी ग्रहण कर लेता है, इसमें भी भेजा जा सकता है। और क्या हो सकता है, परिपत्र में भी जा सकता है, ये परिपत्र के लिए अनुस्मारक में भेजा जा सकता है। और क्या होगा, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन भी जा सकता है। तो ये जो है उसी की जिस प्रारूप में भेजा जाएगा उसी की भाषा शैली ग्रहण कर लेगा। पूर्व पत्र के अनुरूप भाषा शैली। एक तो ये हो गया। तो ये जो चीजें हैं कि जहाँ से भेजा जाएगा वहीं से भेजा जाएगा। दूसरा क्या है कि जिस कार्यालय को भेजा गया था उसी को स्मरण दिलाया जाएगा, जाहिर सी बात है। तीसरा क्या है, तो जो भाषा शैली होगी इसकी, तो जिस प्रारूप में भेजा गया होगा इससे पहले पत्र, उसी प्रारूप के अनुरूप इसकी भाषा शैली अनुस्मारक की भी होगी। और बाकी जो चीज़ें होंगी इसकी सेम रहेंगी। और जो ये औपचारिक शब्दावली या फिर और सारी विशेषताएं जिस चीज़ में लिखा जाएगा, जिस प्रारूप में, उसी के अनुरूप इसकी अन्य विशेषताएं हो जाएंगी। तो ये जो है विशेषताएं इसकी उसी के अनुरूप हो जाएंगी। तो विशेषताएं हो गई। अब इसका जो प्रारूप होगा, तो प्रारूप से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रारूप ये उसी का ग्रहण करेगा जिसका ये पहले पत्र भेजा गया होगा। शासकीय पत्र भेजा गया होगा तो शासकीय पत्र का प्रारूप ग्रहण उसके हो जाएगा। बस थोड़ा सा चेंजेस होंगे इसमें कि जो विषय लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे लास्ट में, जब जो विषय होगा अनुस्मारक पत्र के संबंध में, वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बाकी प्रारूप सब सेम उसी तरह से रहेगा जैसा ये पत्र रहेगा, ये वाले। तो ये प्रारूप हम यहाँ पे नहीं बताते हैं, लेकिन इसका PDF हम दे देंगे आपको। तो आज जो है हम लोगों ने 3 पत्रों पर बात की। एक तो कार्यालय ज्ञाप और अनुस्मारक, और एक चीज की बात की, 3 पत्रों की बात की, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक और अधिसूचना, विज्ञप्ति। अब हम लोगों को ये 3 आज हो गए। अब 2 बचे हैं, एक प्रतिवेदन पढ़ना हम लोगों को, और एक टिप्पणी। ये 2 चीज़ें बची हुई हैं अभी। उसके बाद पत्र जो है, पत्र लेखन हो जाएगा, लेकिन अब सारणी लेखन थोड़ा सा बचेगा, उसको हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में प्रतिवेदन और टिप्पणी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।